The best trick to solve the quant section in the CAT exam is the courage to skip. तुम CAT एग्जाम में बैठे हो, यू हैव अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू. अगर तुम उस क्वेश्चन को रीड करके एक मेंटल मैप बना पा रहे हो, एटलीस्ट ये सोच पा रहे हो कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, तब तो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो. नहीं तो स्किप एंड मूव ऑन. बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. अगर तुम CAT 25 में 11 आउट ऑफ 22 क्वेश्चंस भी करेक्ट कर लेते तो तुम्हारा 99 परसेंटाइल ईजिली आ जाता. एंड आज मैं तुम्हारे साथ CAT 2025 के वो एग्जैक्ट 11 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा जो 99 परसेंटाइल के लिए काफी थे. वैल्यूज अज्यूम करके इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व किया जा सकता है. हमें 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है, एक रूट इनमें कॉमन है, नॉन कॉमन रूट्स का सम फाइंड आउट करना है. तो मैं कॉमन रूट की वैल्यू को अज्यूम करने वाला हूं और आगे सॉल्व करने वाला हूं. एग्जीक्यूट करते हैं, सीखते हैं. तो सबसे पहले सेकेंड इक्वेशन जो है इसे हम थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे. 2x हमने कॉमन निकाला तो यहां से आया 2x इंटू एक्स माइनस वन प्लस क्यू इज इक्वल टू 0. x इज इक्वल टू 1. अगर 1 को हम कॉमन रूट मान लें तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है. यहां से अगर हमने 1 को कॉमन रूट अज्यूम किया तो q की वैल्यू आती है 0. एंड क्योंकि ये रूट कॉमन है तो फर्स्ट इक्वेशन को भी ये सेटिस्फाई करेगा. वहां से p की वैल्यू हमें मिल जाती है 2. नाउ सर आपने 1 को ही कॉमन रूट क्यों अज्यूम किया? आपको एक बात समझनी है कि ये आइडिया कहां से आया, इसका इंसेप्शन कहां से आ रहा है. आप अपने ऑप्शंस को चेक करोगे, आपके ऑप्शंस पी एंड क्यू की फॉर्म में है. और पी एंड क्यू वेरिएबल्स हैं यहाँ पे एक तरीके से, क्योंकि वैल्यूज आपको पता नहीं है. क्या इन पे कोई कांस्टेंट है? नहीं है. यानी हर वो पी एंड क्यू की वैल्यू जिसके लिए एक कॉमन रूट हमारा हो दोनों इक्वेशंस के लिए, उसके लिए हमारा आंसर सेम आना चाहिए. दैट इज द कोर लॉजिक आई एम यूजिंग. तो अभी मैंने जब x को 1 अज्यूम किया तो p एंड q की वैल्यू मुझे मिली है 2 एंड 0. अब अगर 1 ही हमारा कॉमन रूट है अगली इक्वेशन का भी, तो अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस के नॉन कॉमन रूट्स को फाइंड आउट कर लेंगे. दैट इज द ओनली जॉब. उसका हम सम कर लेंगे और देखो आसानी से इसे सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 5x, p की वैल्यू 2 है, ये 0 के बराबर होता है. मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड यूज करते हैं. माइनस 5x कैन बी रिटन एज माइनस 3x माइनस 2x. फर्दर इसे सॉल्व करते हैं. यहां से एक x की वैल्यू आती है 1 और दूसरी वैल्यू आती है 2/3. 1 आपका कॉमन रूट था, नॉन कॉमन रूट आपको मिल चुका है 2/3. नाउ लेट्स कैलकुलेट इट फॉर द सेकेंड इक्वेशन. तो सेकेंड इक्वेशन ऑलरेडी यहां पे है. एक रूट जो हमारा कॉमन है वो 1 है, q की वैल्यू 0 है, तो दूसरा जो नॉन कॉमन रूट है वो हमें मिल जाता है 0. अब अगर सर हम 0 एंड 2/3 का सम करते हैं जो कि नॉन कॉमन रूट्स हैं, तो ये आता है 2/3. अगर यहां तक आपको समझ में आ गया है, 90% ऑफ द जॉब इज डन. अब वो ऑप्शन जिसमें पी एंड क्यू की ये वैल्यूज पुट करने पर 2/3 मिलेगा, दैट विल बी द आंसर. तो अगर हम q की वैल्यू को 0 सभी ऑप्शंस में पुट कर दें, राइट, तो ये पार्ट तो हमारा एलिमिनेट हो जाता है. यानी हमें सिर्फ इस पार्ट को चेक करना है. अब अगर फोर्थ ऑप्शन में p की वैल्यू को 2 रखते हैं तो यहां से हमें मिलता है 2/3. यानी डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर. एक बात मैं अक्सर अपनी लाइव क्लासेस में भी स्टूडेंट से कहता हूं कि इस तरीके के क्वेश्चंस को देख करके स्ट्रेट अवे हमें अलजेब्रा में जंप नहीं करना है, हमें रुकना है एंड सोचना है. बहुत बार सोचने से बात बन जाती है. आगे बढ़ते हैं. अब देखो फर्स्ट ग्लैंस पे अगर इस क्वेश्चन को देखते हैं तो हमें लगता है कि हम इसको सॉल्व कैसे कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 वेरिएबल्स हैं और हमें एक ही इक्वेशन गिवन है. बट थोड़ा शांत मन से इसको देखेंगे तो बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. इनफैक्ट पेन चलाने की भी नीड नहीं है. देखो सबसे पहले एक चीज ऑब्जर्व करो कि यहाँ जो हमारी टर्म्स हैं ये सभी स्क्वायर टर्म्स हैं और हमसे इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू पूछी है. अब स्क्वायर टर्म की मिनिमम वैल्यू 0 होती है, राइट. बट वो 0 कब होता? जब a b के बराबर होता, a ही c के बराबर होता और a ही d के बराबर होता. यहाँ चारों बराबर होते. और अगर ये चारों बराबर होते और एक कंडीशन और गिवन है कि ये सभी इंटीजर्स हैं, तो इनका जो सम आना चाहिए दैट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 4. अब यहाँ पे जो सम हमें गिवन था दैट इज 46, यानी ये 4 का मल्टीपल नहीं है. विच मीन्स व्हाट? बहुत आसान है. देखो अगर हम एक बार के लिए a b c एंड d चारों को 11 दे दें, सो 11 4 जा 44, क्योंकि मुझे मैक्सिमम 4 का मल्टीपल जो है वो फाइंड आउट करना है. दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 46. तो यानी हमने ये किया. अब हमारे पास में 2 लेफ्ट आउट है, तो वो 2 हम किसको दे सकते हैं? अगर हम 1 दे दें इसको
और 1 दे दें हम इसको। आप किसी को भी दे सकते हो, आपके आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन देखो इससे आपका एक्सप्रेशन आपको मिनिमम वैल्यू देगा। देखो कैसे? अब आप ए और बी का अगर डिफरेंस निकाल रहे हो तो वो कितने का आ रहा है? 1 का आ रहा है, क्योंकि इधर हो गया 12 और इधर 11 है। 1 का स्क्वायर विल बी 1 सर। देन ए एंड सी का डिफरेंस निकालें अगेन, सो दैट इज़ 12 माइनस 11, 1 अगेन। 1 का स्क्वायर विल बी 1 अगेन। एंड ए माइनस डी अगर करते हैं तो 12 माइनस 12 विल बी 0। तो ये पार्ट आपका 0 दे रहा है। तो यानी मिनिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इज सिंपली 2। इन द बिगिनिंग यू मस्ट हैव फेल्ट दैट देयर आर 4 वेरिएबल्स बट देयर इज ओनली 1 इक्वेशन। बट देखो कितना आसानी से हमने सॉल्व कर लिया। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस में सबसे पहले हमें टोटल वर्क फाइंड आउट करना होता है और उसके लिए कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में गिवन होती है। यहाँ पे एफिशिएंसी मेथड हम काम में लेने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे एफिशिएंसीज के बीच में रिलेशन हमें गिवन है। तो सबसे पहले हमें समझना है, जब हम कहते हैं कि ए इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज बी, इसका मतलब क्या है? तो अगर हम अज्यूम करें कि एक दिन में, यानी इन अ डे, इफ बी डज 1 यूनिट ऑफ वर्क, यानी अगर बी एक दिन में 1 यूनिट ऑफ वर्क करता है, देन ए विल बी डूइंग 2 यूनिट्स ऑफ वर्क, जस्ट डबल, क्योंकि ट्वाइस एज एफिशिएंट एज बी है। अब ये सिंपल सी चीज अगर आपको समझ में आ गई है तो बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगेन पेन भी चलाने की नीड नहीं है, लेट्स सॉल्व इट। सबसे पहले हमने कहा अंकिता इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज बिपिन। आगे, बिपिन इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज चंदन। तो अगर हम अज्यूम करें कि 1 डे में चंदन डज 1 यूनिट ऑफ वर्क, देन वी कैन से दैट बिपिन डज जस्ट डबल, 2 यूनिट्स ऑफ वर्क, एंड अंकिता डज डबल ऑफ विपिन, दैट मीन्स 4 यूनिट्स ऑफ वर्क। अब क्वेश्चन हमें कह रहा है कि इन तीनों ने साथ में काम शुरू किया, बट 20 डेज के बाद में विपिन चला गया और टोटल काम जो है वो 60 डेज में कंप्लीट होता है। यानी रिमेनिंग 40 डेज में अंकिता एंड चंदन ने मिलकर के काम किया होगा और फर्स्ट 20 डेज में तीनों ने किया होगा। इसकी हेल्प से हम टोटल वर्क फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट्स डू इट। तो सबसे पहले तीनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करते हैं? 7 यूनिट्स ऐड कर दीजिए। नाउ 20 डेज तीनों ने काम किया, कितना काम हुआ? 140 यूनिट्स। एंड जब ए एंड सी मिलकर के काम करते हैं तो एक दिन में काम करते हैं 5 यूनिट्स और 40 डेज इन दोनों ने किया है, तो ये हो जाता है 200, यानी टोटल वर्क हो जाता है 340। अब क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि ये सेम काम अगर चंदन अकेले करेगा तो कितने समय में करेगा? चंदन एक दिन में 1 यूनिट करता है, टोटल करना है 340 यूनिट्स, सो कितना ड्यूरेशन लगेगा? 340 डेज। करेक्ट आंसर इज 340। पॉइंट सेक्शन में आपके मैथ स्किल से भी ज्यादा आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटीज की टेस्टिंग होती है और आपके थॉट प्रोसेस को डेवलप करने के लिए मैंने स्पेशली डिजाइन किया है कैट 2026 क्वांट टॉपर्स लाइव बैच। ये 5 चीजें इस कोर्स को बिल्कुल अलग बनाती है। नंबर 1, दिस कोर्स इज अंडर 100% money back program, which means if you score 99 plus percentile in CAT quant section, you will get 50% refund. And if you score 99.9 plus percentile, then you will get 100% refund. Also, the course fee is only 799 rupees for first 25 students. Second one, all the live classes will be taken by me. No guest lecture, no substitute, only me. थर्ड वन, इस कोर्स के साथ में आपको कैट 2026 कंप्लीट टेस्ट सीरीज का कॉम्प्लीमेंट्री एक्सेस मिलेगा, दैट टू फ्रॉम डे 1. Along with that, you will also get complimentary access to pre-recorded quant course, that too will instant access. And lastly, you will also get complimentary access to 10 one-on-one mentoring sessions, जिनमें हम मॉक एनालिसिस कर सकते हैं, आपकी जो भी प्रिपरेशन में प्रॉब्लम आ रही है उनको डिस्कस कर सकते हैं और बहुत अच्छे से अपनी कैट प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। Now, this is a very easy question. A certain amount of money was divided amongst Pinu, Meena, Reenu, and Seema. Pinu received 20% of the total amount and Meena received 40% of the remaining amount. अब आप एक चीज समझो कि अल्टीमेटली हमें यहाँ पे रेशो फाइंड आउट करना है और जो भी डिस्ट्रीब्यूशन हम कर रहे हैं वो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी अगर हम टोटल वैल्यू को कुछ एक अज्यूम कर लें दैट टू 100 के मल्टीपल में, तो हमारी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे टोटल को 100 मान के चलने वाला हूँ, आप 100x भी ले सकते हैं, अल्टीमेटली आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेट्स सॉल्व इट। तो सबसे पहले हमारा टोटल है 100 और तीनों को मिलता है उसका 20%, यानी दैट बिकम्स 20। नाउ 40% ऑफ द रिमेनिंग गोज टू मीना, तो मीना को मिलता है रिमेनिंग का 40%, यानी अगर 100 में से 20 हटा दें, रिमेनिंग इज 80, उसका 40% होता है 32। अब आप एक चीज ऑब्जर्व करो, 20 एंड 32 का जो सम है ये हो जाता है 52, यानी रिमेनिंग इज 48,
ये हमें बाकी 2 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्वेश्चन सेज सीमा को मिलता है 20% लेस देन पीनू। पीनू को मिला है 20, इसका 20% कम करना है। तो 10% की वैल्यू होती है 2। किसी भी नंबर का 10% कैलकुलेट करना बहुत आसान है। उस नंबर को आप 10 से डिवाइड कर दो। तो 20 को अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं तो इट बिकम्स 2। हमें 20% सब्ट्रैक्ट करना है क्योंकि 20% लेस है सीमा की वैल्यू। तो 20% की वैल्यू हो जाती है 4। इसमें से 4 डिडक्ट कर देते हैं तो सीमा की वैल्यू मिल जाती है हमें 16। नाउ रिमेनिंग विल बी द वैल्यू फॉर रीनू। तो 48 रिमेनिंग था, उसमें से 16 चला गया, रिमेनिंग इज 32। We are done. Question is asking us to find out the ratio of amount received by Pinu and Renu. तो पीनू की वैल्यू है 20 और रीनू की वैल्यू है 32। इनका अगर रेशियो कैलकुलेट करें दिस बिकम्स 5:8। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। दिस इज अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। मल्टीप्लाइंग फैक्टर कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम इसे बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आप में से जो भी परसेंटेज के ऊपर कंप्लीट लेक्चर देखना चाहते हैं, ये वीडियो मैंने यूट्यूब पर अपलोड किया हुआ है, आप जाकर के चेक कर सकते हैं। लेट्स सॉल्व इट। An item with a cost price of rupees 1650 is sold at a certain discount, let's say D percentage का discount है, on a fixed mark price to earn a profit of 20% on the cost price। यानी हमें 20% का प्रॉफिट होता है, तो 1650 का 20% विल बी 330 रुपीज। 330 रुपीज का प्रॉफिट होता है हमें जब हम D परसेंटेज डिस्काउंट देते हैं मार्क प्राइस पर। ओके, एंड यही डिस्काउंट हमें 110 रुपीज का होता है। कब? जब हम डिस्काउंट परसेंटेज को डबल कर देते हैं। यानी मार्क प्राइस में डी परसेंटेज अगर हम कैलकुलेट करें तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो चेंज हमें मिलता है दैट इज 330 माइनस 110 विच इज 220। तो मैंने कुछ नहीं किया, आप दो इक्वेशन बना सकते हैं, फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बट थोड़ा सोचे तो हम समय बचा सकते हैं। मैंने फाइंड आउट किया चेंज कितना आ रहा है प्रॉफिट में और उस चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है। तो नाउ दिस 220 विल बी इक्वल टू डी परसेंट ऑफ मार्क प्राइस। ओके, नाउ अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को फ्रेम करें तो हम कह रहे हैं कि मार्क प्राइस में जब हम डी परसेंटेज का डिस्काउंट ऑफर करते हैं तो हमारी सेलिंग प्राइस आती है 1650 प्लस 330 1980। अब देखो सबसे पहले मार्क प्राइस एंड डिस्काउंट की वैल्यू यहां से फाइंड आउट करेंगे। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल हैं, आप सिंपली इतना करो फॉर नाउ आप डी बाय 100 को कुछ एक एक्स अज्यूम कर लो फॉर नाउ। तो अगर ऐसा करते हैं तो x इंटू एम पी इज इक्वल टू 220 एंड एम पी इंटू 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1980। तो मैं सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करवा रहा हूं। तो अगर ऐसा करते हैं तो एम पी विल कैंसिल आउट। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स विल बी इक्वल टू 1980 अपॉन 220। दैट मीन्स 198 अपॉन 22। सो 11 1 जा 11, 11 8 जा 88, 11 2 जा 22, 9 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो दिस बिकम्स 9x एंड दिस इज 1 माइनस एक्स। 10x की वैल्यू आ रही है 1 एंड x की वैल्यू आ जाती है 0.1, यानी d परसेंटेज की वैल्यू हो जाती है 0.1। फेयर एनफ। तो ये हमें समझ में आया कि d परसेंटेज की वैल्यू है 0.1। अब अगर हम इसको यहां पुट करते हैं राइट, तो d परसेंटेज मीन्स d बाय 100, तो d बाय 100 की वैल्यू है 0.1। तो यहां से मार्क प्राइस की वैल्यू हमें मिल जाती है 2200। आई होप इतना पार्ट आपको समझ में आ गया राइट। अब हमें आगे बढ़ना है और पहले समझना है कि क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, देन उसके बेसिस पर हम इसको आगे सॉल्व करने वाले हैं। तो इतनी चीज सबसे पहले हमें क्लियर होनी चाहिए। नाउ द क्वेश्चन सेज द रेट ऑफ डिस्काउंट इन परसेंटेज एट विच द प्रॉफिट परसेंटेज वुड बी इक्वल टू द रेट ऑफ डिस्काउंट इज नियरेस्ट टू। ओके, तो देखो क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि जो भी आपकी मार्क प्राइस थी उसमें आप कितना परसेंट डिस्काउंट दोगे। तो हम मान लेते हैं कुछ एक R% देंगे और जितना भी परसेंटेज डिस्काउंट आप दे रहे हो, जो आपका रेट ऑफ डिस्काउंट है वो ही आपका परसेंटेज प्रॉफिट है। तो यानी 1 प्लस R अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस विच इज 1650। नाउ मार्क प्राइस की वैल्यू आपके पास में है, तो जब आप इसको यहाँ पुट करते हैं 2200 अपॉन 1650 इज नथिंग बट 1 प्लस R अपॉन 100 अपॉन 1 माइनस R अपॉन 100। अब हमें सिर्फ इसे सॉल्व करना है, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। 11 1 जा 11, 11 5 जा 55, 11 2 जा 22 एंड 0 5 4 जा 20, 5 3 जा 15। तो फॉर नाउ लेट्स से दिस इज 4/3 इज इक्वल्स टू, इसको एक बार के लिए कुछ एक k मान लेते हैं। सो दिस इज 1 प्लस k अपॉन 1 माइनस k, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 4 माइनस 4k
इज इक्वल्स टू 3 प्लस 3k, 7k इज इक्वल्स टू 1 और k की वैल्यू यहाँ से आती है 1/7। जब इसे हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमसे परसेंटेज वैल्यू पूछी है, सो दैट विल बी 14.28 परसेंटेज, विच मीन्स नियरेस्ट ऑप्शन इज ए ऑप्शन 14%। नाउ ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट के ऊपर बेस्ड है, बहुत आसानी से इसे सॉल्व करेंगे। अ लोन ऑफ ₹1000 इज फुल्ली रिपेड बाय 2 इंस्टॉलमेंट्स। First installment is 530 rupees. Second installment is rupees 594, paid at the end of first and second year respectively. इंटरेस्ट जो है उसकी कंपाउंडिंग एनुअली हो रही है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमसे परसेंटेज बेसिस पर पूछा है। देखो, अब आप एक चीज सोचो कि अगर 1000 रुपीज आपने बोरो किया, लोन लिया, और कोई इंस्टॉलमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं होता, हमें नहीं पता रेट परसेंट कितना है जो कि हमें फाइंड आउट करना है, तो आप एक साल के एंड में कितना पे करते, अमाउंट पे करते ना, वो कितना बनता? तो हमने आर परसेंटेज का इंक्रीमेंट करवा दिया। ये आपको पे करना पड़ता अगर कोई इंस्टॉलमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं होता। अब यहां क्या हो रहा है, आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करी 530, यानी ये जो भी अमाउंट इकट्ठा हुआ इसमें से 530 आपने पे कर दिया। अब आप लॉजिकली सोचो कि जो बच गया है उसको आप एक और साल यूज कर रहे हो, तो यानी आपको एक साल का इंटरेस्ट फिर पे करना है उसके ऊपर। तो अब ना ये जो बैलेंस है इस पे फिर आप आर परसेंटेज का इंक्रीमेंट करवाएंगे, और ये वो वैल्यू है जो कि आपको सेकेंड ईयर के एंड में पे करनी है। तो सेकेंड ईयर के एंड में आपने कौन सी वैल्यू पे की है? 594। ये एक सिंपल इक्वेशन हमें बना लेनी है। अब नाउ बहुत आसान है, ऑप्शन पिक करना है, सेटिस्फाई करवाना है। तो हम फर्स्ट ऑप्शन से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है 8%। ठीक है सर, तो सर 8% का इंक्रीमेंट करवाएं हम 1000 रुपीज में सर। तो 1000 रुपीज का 8% कितना होता है? 80। सो नाउ 1080 में से 530 सब्ट्रैक्ट करना है। तो 1080 में से 500 हटाया, रिमेनिंग इज 580, 30 और हटा दो, तो बैलेंस हो गया 550। तो 550 बचा है, और फिर से सर अगर 8% का इंक्रीमेंट करवा दें तो इसका 8% कितना आता है? बहुत आसान है, 10% की वैल्यू है 55। तो सर 1% की वैल्यू कितनी होगी? दैट विल बी 5.5। 2% की वैल्यू कितनी होगी? इसका डबल, दैट इज 11। अब 10% में से 2% अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो रिमेनिंग इज 8%, और 8% की वैल्यू कितनी आ रही है? सिंपली 44। दैट इज अ वैल्यू वी आर गेटिंग। तो नाउ 550 में अगर ये और ऐड करते हैं तो कितना आता है? 594, जो कि आरएचएस के बराबर है, विच मींस फर्स्ट ऑप्शन इटसेल्फ इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन को ऑप्शंस की हेल्प से हम सॉल्व करेंगे, बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखो, यहाँ पे एक इनइक्वालिटी गिवन है और x की वैल्यूज हमें इन ऑप्शंस में गिवन है, यानी इनपुट की वैल्यूज हमें गिवन है। तो वो ऑप्शन आंसर होगा जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन में कंपेयर करते हैं। तो देखो, ये वाला पार्ट जो आ रहा है ये सेम आ रहा है, यानी हमें इसके बेसिस पे कंपेयर करना है। तो 4 अगर हम पिक करें तो 4 हमारा फर्स्ट ऑप्शन में कवर नहीं होता, सेकंड में होता है। इसको चेक कर लेते हैं। तो 4 पुट, कोई भी नंबर पुट कर लो बेसिकली, जो कि दोनों में से किसी एक में हो, दूसरे में नहीं होना चाहिए, तभी तो आप एलिमिनेट कर पाओगे। अगर दोनों में प्रेजेंट है तो फिर तो वो बोथ को सेटिस्फाई करेगा, राइट? तो नाउ 4 हमने पिक किया, तो 4 स्क्वायर इज 16, 16 माइनस 9 प्लस 4 इज 13, and then you have plus 4. So this number is definitely positive. तो 4 satisfy कर रहा है, which means A option cannot be the answer. तो ये eliminate हो जाता है। Now B and C को compare करते हैं। तो B and C में ये पोर्शन सेम है, यानी इस पे फोकस करेंगे। -9 एंड -3। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से -9, तो -9 से छोटा नंबर पिक करते हैं, लेट्स से -10। -10 अगर यहाँ पुट करते हैं, दिस बिकम्स 100। देन यू हैव -10 + 9 -1, और मॉड्यूलस है तो वो 1 बन जाएगा। देन फाइनली -1, एंड देन यू हैव -10। अब ये नंबर भी पॉजिटिव है, यानी -10 भी सेटिस्फाई कर गया, विच मीन्स सी ऑप्शन रूल आउट हो जाता है, क्योंकि इसमें -10 नहीं आता। अब हम बी और डी को फाइनली कंपेयर करेंगे, तो ये पोर्शन स्टिल सेम है, यानी इसके बेसिस पे हम कंपेयर करेंगे। तो माइनस इन्फिनिटी से -9 एंड माइनस इन्फिनिटी से -3। तो -9 से आ, छोटा नंबर नहीं लेंगे, क्योंकि वो तो हमारा डी में भी कवर हो रहा है। -9 से बड़ा नंबर लेंगे, लेट्स से -8। तो अगर -8 लेते हैं, सो दिस बिकम्स, तो अब आप देखो
जब आपका -10 ही सेटिस्फाई कर गया तो -8 तो करेगा ही, विच मीन्स -8 डेफिनेटली कवर हो रहा है, जो कि हमारा बी ऑप्शन में नहीं आता, डी ऑप्शन में आता है। डी ऑप्शन विल बी दी राइट आंसर। इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड आउट द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द नंबर। यानी इसको जब पूरा सॉल्व करते हैं तो एक नंबर बनेगा और उस नंबर की सम ऑफ डिजिट्स फाइंड आउट करनी है। अब फर्स्ट ग्लैंस पे तो ये नंबर काफ़ी टफ लगता है हमें, क्योंकि काफ़ी बड़ा है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। बट जब इसको थोड़ा हम सोचते हैं तो हमें समझ में आता है कि यहाँ पे 5 की पावर्स हैं और यहाँ पे 2 की पावर्स हैं। 5 को 2 से जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं वो 10 बनता है। तो सबसे पहले 10 की कितनी पावर्स इसमें आ रही हैं वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं, बहुत ईज़ी है। सो 625 इज़ नथिंग बट 5 टू द पावर 4 टू द होल पावर 65 एंड 128 इज़ 2 टू द पावर 7 टू द होल पावर 36। तो ये यहाँ से होता है 5 टू द पावर 65 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। So 60 into 4, 240, 5 4s are 20. So this becomes 260. Then you have 2 to the power 30 into 7. तो मैं split करके multiply कर रहा हूँ, तो 30 into 7 210, 7 6 are 42. तो 210 plus 42 that becomes 252. Okay, यानी सर 5 into 2 to the whole power 252 ये separate कर सकते हैं एंड 5 to the power 8 को separate कर सकते हैं। अब देखो ये 10 बन चुका है सिंपली। अब हमें पता है कि इस नंबर का रिजल्ट जो भी आएगा फाइनली उसके आगे 000 यानी वो 10 की पावर 252 से मल्टीप्लाई होगा। तो आप खुद सोचो कि किसी नंबर के आगे अगर 000 लगा हुआ है तो क्या इसका सम ऑफ डिजिट्स में कोई भी कंट्रीब्यूशन है? नहीं है। तो ये पार्ट तो हमारा एलिमिनेट हो जाता है, इसका कोई यूज नहीं है आगे। अब हमें फोकस करना है इस पे। तो देखो ये क्या है, सो इट इज नथिंग बट 5 टू द पावर 2 टू द होल पावर 4, यानी सर 25 की पावर 4 है ये। ओके, तो 25 की पावर अगर 4 है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि 625 टू द पावर 2 है ये? कह सकते हैं हम, क्योंकि 25 टू द पावर 2 को हमने यहां लिखा एंड देन यहां आ गया। ठीक है, अब देखो किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट अगर 5 होती है और आपको उसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है, बहुत इजी है। लास्ट 2 डिजिट्स विल बी 25। उसके अलावा जो नंबर है उसको उसी के नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 62 को हमें 63 से मल्टीप्लाई करना होता है। अब यहाँ पे मैं वैदिक मेथड यूज में लेने वाला हूँ। सो 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, यानी 6 5 जा 30, 3 कैरी फॉरवर्ड, 6 6 जा 36 प्लस 3 39। तो ये सब मैंने क्वांट एसेंशियल्स कोर्स में बहुत अच्छे से समझाया है। सो दिस इज 390,625। तो ये हमारा नंबर बना। अब हमें सिर्फ सम ऑफ डिजिट्स करना है। तो नाउ 9 एंड 3 12, 12 एंड 6 18, 18 एंड 2 20, 20 प्लस 5, फाइनल आंसर इज 25। देखो लोगैरिथम की अगर आपको बहुत बेसिक नॉलेज भी है, यानी आपको अगर प्रॉपर्टीज पता है, बेस क्या होता है, बेस को स्प्लिट कैसे करते हैं, ये सब भी अगर आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन को बिगिन कर सकते थे। एंड ट्रस्ट मी दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहां है 64, यहां बेस है 8 और यहां पर बेस है 512। क्या ये सभी 8 की पावर्स नहीं है? और अगर थोड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करें तो समझ में आता है कि सर दिस इज 64 विच मीन्स 8 टू द पावर 2। अब बेस स्प्लिट प्रॉपर्टी होती है, बहुत आसानी से समझ सकते हैं, लॉग ऑफ ए टू द बेस बी। इसको हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ ए अपॉन लॉग ऑफ बी। बहुत इजी है। इस प्रॉपर्टी को यूज करें और फर्स्ट एक्सप्रेशन को ओपन करें। तो देखो दिस थिंग कैन बी रिटन एज, तो मैं एक आपको पूरा करके दिखाता हूं, बाकी दो को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। सो दिस बिकम्स लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन लॉग ऑफ 64। ओके, नाउ एक और प्रॉपर्टी होती है लॉग ऑफ m टू द पावर n इज इक्वल्स टू n इंटू लॉग m। अब इसको यहां अप्लाई करते हैं तो दिस बिकम्स 2 log x। देखो log ऑफ m टू द पावर n, तो ये बाहर आ जाएगा। सेम हियर 64 कैन बी रिटन एज 8 टू द पावर 2, सो 2 विल कम आउट। ओके, सो 2 log x अपॉन 2 log 8, ये हमारा कैंसिल हो जाता है। यानी ये जो पार्ट है
इसको हम कैसे लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करके? log ऑफ x टू द बेस 8। सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि अगर मान लो यहाँ पे मुझे log में 3 एक्सप्रेशन दिख रहे हैं और मुझे इनको रिवर्स प्रॉपर्टी यूज करके कंबाइन करना है और सिंगल एक्सप्रेशन बनाना है, तो उसके लिए बेस सेम होना चाहिए। तो मैं बेस को सेम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। नाउ सेकंड एक्सप्रेशन को डायरेक्टली लिख सकते हैं। सो दिस इज नथिंग बट log ऑफ रूट y टू द बेस 8, क्योंकि इसमें ऑलरेडी बेस 8 है। अब यहाँ थर्ड वन को डायरेक्टली यूज करते हैं। सो 5 1 2 इज 8 क्यूब, 3 विल कम आउट और इस 3 से कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज log ऑफ रूट y इंटू जेड, ये बराबर है 4 के। अब log की एक प्रॉपर्टी और होती है, बहुत इजी प्रॉपर्टी होती है, ये तो आपको पता होगी। सो दिस इज योर log ऑफ m इंटू n इज इक्वस टू log ऑफ m प्लस log ऑफ n। इसे हम रिवर्स वे में यहां यूज लेने वाले हैं, क्योंकि देखो बेस सभी का सेम हो चुका है अभी। सो दिस वन इज 8। सो दिस इज log ऑफ x इंटू रूट y विल बी y एंड दिस इज z टू द बेस 8 इज इक्वल टू 4। ओके, नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। तो देखो अगर आपको प्रॉपर्टीज की नॉलेज है तो ये क्वेश्चन केक वॉक है, राइट। और अगर हम कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इतना बेसिक तो हमें आना ही चाहिए, राइट। चलिए, तो नाउ वन मोर प्रॉपर्टी इज देयर, log ऑफ a टू द बेस b। अगर मान लीजिए किसी m के बराबर है तो नाउ a कैन बी रिटन एज b टू द पावर m। ओके, तो यहां से हम कह सकते हैं कि x इंटू वाई इंटू जेड की वैल्यू होती है 8 टू द पावर 4। अब सर आपने इतना कुछ किया क्यों? क्योंकि जैसे ही हम देखते हैं कि हमें मिनिमम पॉसिबल वैल्यू फाइंड आउट करनी है सम की, तो हमें क्लिक करता है AMGM का कॉन्सेप्ट, जो कि हम इनइक्वालिटी टॉपिक में कवर करते हैं। बहुत आसानी से इसे भी हम सॉल्व कर लेंगे। वी आर ऑलमोस्ट देयर, 90% ऑफ द जॉब इज ऑलरेडी डन। तो अब नाउ ये 3 नंबर्स हैं एक्स वाई जेड, पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, तो इनका एरिथमेटिक मीन विच इज एवरेज should be greater than equals to their geometric mean, which means product of these numbers to the power 1 upon numbers। कितने numbers हैं total? So you have x into y into z to the power 1 by 3, क्योंकि 3 numbers हैं, ये geometric mean है। अब यहाँ से x into y into z की वैल्यू हम पुट करते हैं 8 to the power 4। अगर ऐसा करते हैं, राइट, और इसमें पुट अप करते हैं, सो वी कैन से दैट दिस इज नथिंग बट 2 टू द पावर 3 टू द होल पावर 4, यानी 2 टू द पावर 12 मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय 3। सो दिस बिकम्स 12 था, सो दिस इज 4। 2 टू द पावर 4 इज 16 और ये 3 अगर इससे मल्टीप्लाई होगा, सो दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 48। यानी हम कह रहे हैं x प्लस वाई प्लस जेड शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 48। आपको मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, सो लीस्ट वैल्यू विल बी 48। करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन। एवरेजेस के ऊपर बेस्ड इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एवरेज नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ अ बुक सोल्ड पर डे बाय अ शॉपकीपर इज 60 इन द इनिशियल 7 डेज। यानी फर्स्ट 7 डेज का एवरेज हमें गिवन है एंड दिस वैल्यू इज 60। दैट मीन्स द सम इज, तो यहां से हम सम फाइंड आउट कर सकते हैं और सम की वैल्यू कितनी आ रही है? सो दिस इज कमिंग एज 420। नाउ फर्स्ट 8 डेज का जो एवरेज है ये भी हमें गिवन है, दिस इज 63। तो यहां से फर्स्ट 8 डेज का सम भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज 60 इंटू 8, 480 प्लस 8 3 ज़ा 24। सो दिस बिकम्स 504। तो यहां से 8th डे की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस बिकम्स 84। भाई इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, सो दिस इज 84। नाउ क्वेश्चन में 9th डे की वैल्यू डायरेक्टली गिवन है। क्वेश्चन कह रहा है 9th डे की वैल्यू जो है वो 11 लेस है 8th डे की वैल्यू से, 11 लेस कर दीजिए, सो दैट बिकम्स 73। ओके, अब क्वेश्चन हमसे बोल रहा है सेकेंड डे से 9th डे तक का एवरेज है 66। तो एवरेज सेकंड से 9th तक का है 66। यानी यहां से अगर हमें सम फाइंड आउट करना हो सेकंड से 9th तक का, सो दिस विल कम एज 8 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि सेकंड से 9th तक हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो फर्स्ट डे काउंट इसमें नहीं हो रहा। सो दिस वैल्यू विल बी 60 इंटू 8, 480, 8 6 ज़ा 48। सो 480 प्लस 48 दैट बिकम्स सिंपल 480 एंड 48 ऐड करना है इसमें। सो दिस बिकम्स 528। नाउ
द नंबर ऑफ कॉपीज सोल्ड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द बुक लॉन्च, फर्स्ट डे की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आप एक चीज देखो, फर्स्ट 8 डेज का जो सम है वो ये है, इसमें अगर 9th डे की वैल्यू ऐड कर दें तो फर्स्ट 9 डेज का सम मिल जाएगा, एंड सेकंड से 9th डे तक का सम जो है वो ये हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो फर्स्ट डे की वैल्यू आ जाएगी। बहुत आसान है। सो 504 में 73 ऐड कर देंगे, सो दिस वैल्यू बिकम्स 577। सो ये हो जाता है फर्स्ट 9 डेज का सम। 577 में से सिंपली आपको 528 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, सो दिस विल बी 17 माइनस 8, दैट मीन्स 9, एंड 6 माइनस 2 विल बी 4। करेक्ट आंसर इज 49। नाउ ये क्वेश्चन नंबर्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। सपोज ए बी सी आर थ्री डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स such that 3ac is equals to 8 times of a plus b, then the smallest possible value of this part। आपको एक बात समझनी है कि अगर a b c तीनों डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स हैं तो क्या ये जो प्रोडक्ट है ये भी नेचुरल नंबर आना चाहिए, क्योंकि ए बी सी तो नेचुरल नंबर है। अब आपका जॉब है कि आपको इस सम को मिनिमाइज करना है, विच मींस ए बी और सी की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए, नेगेटिव हो नहीं सकती क्योंकि नेचुरल नंबर है। तो यानी हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो यहाँ पे कोएफिशिएंट्स दिखाई दे रहे हैं इनका एलसीएम ले लेंगे, और जो हमारा ये पार्ट है 3ac इज इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ ए प्लस बी, इसको इस एलसीएम के बराबर ले लेंगे। अगर इससे हमारा नंबर मिनिमाइज नहीं होता तो हमें नेक्स्ट मल्टीपल पे जाना पड़ेगा, बट क्योंकि आपका जॉब ही ये है कि आपको इसको मिनिमाइज करना है तो वो तब मिनिमम होगा जब आप ये एलसीएम वैल्यू लेंगे। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। यहां से 3ac बराबर होता है 24 के, तो a इंटू सी जो है ये बराबर होता है 8 के, और 8 टाइम्स ऑफ a प्लस बी अगर 24 के बराबर है तो a प्लस बी होगा 3। अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, इस पार्ट की। तो देखो इसको थोड़ा सा ओपन करके लिखते हैं। सो 2a प्लस 2b प्लस a प्लस सी, और अगर इसमें से 2 कॉमन निकालें सो दिस विल बी 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस a प्लस सी। सर इसकी वैल्यू डायरेक्टली 3 रख दीजिए, सो 3 इंटू 2 विल बिकम 6। यानी अब सिर्फ हमें ये पार्ट सॉल्व करना है, ठीक है। देखो इनका प्रोडक्ट ये है और सम को मिनिमाइज करना है। तो जब नंबर्स एज क्लोज एज पॉसिबल होंगे तब हमारा सम जो आएगा वो मिनिमम आएगा। यानी आप a इंटू सी को क्या भी लिख सकते थे, 1 इंटू 8 या फिर 2 इंटू 4। अब जैसा कि मैंने आपको बताया नंबर शुड बी एज क्लोज एज पॉसिबल, तो हम ये वाला केस लेंगे। देखो इस केस में इन दोनों का सम कितना आ रहा है, 6, जबकि इस केस में 9। तो ये केस रिजेक्ट हो गया और ये केस सेलेक्ट हो गया। तो नाउ a प्लस सी विल बिकम 6, 6 प्लस 6, फाइनल आंसर इज 12।